सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल VK के स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वेरी 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के हिंदी के। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे रोज़ हम ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आएँगे। हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेके आएँगे आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो। यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न है दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। यह कैसा वाक्य है? आप लोगों को बताना है कि यह कैसा वाक्य है, जिसमें पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य और चौथा है निरर्थक वाक्य। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। आप लोग को इसमें बताना है कि निम्न में से कौन जो है पदबंध का भेद नहीं है, जिसमें पहला ऑप्शन है संज्ञा पदबंध और बी ऑप्शन है विशेषण पदबंध, सी ऑप्शन है क्रिया विशेषण पदबंध और डी ऑप्शन है कर्म पदबंध। तो दोस्तों, आप लोग को इसमें इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ये होगा कर्म पदबंध। ये जो है ये पदबंध का भेद नहीं है। ये तीनों है जो पदबंध का भेद है, लेकिन ये कर्म पदबंध जो है इसका भेद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त कि जिस समाज में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। दोनों पदों की प्रधानता मतलब कि जैसे दोनों पद उसका प्रधान हो, जैसे कि देशज विदेशज, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब जो है फ्रेंड्स, ये इसकी दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आप इसमें कौन सा आंसर सही करेंगे? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन पहला है कि द्विगु समास, बी में है द्वंद्व समास और सी में है नग्न समास और डी में है तत्पुरुष समास। दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द्वंद्व। आप लोगों को पता होगा कि द्वंद्व समास में ऐसा आता है। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग को इसमें बोल के देखना है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। मान लीजिए हम द बोलते हैं, द द द, तो आप बोल के देखिए इसमें इसका उच्चारण स्थान कहाँ से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला कंठ है, कंठ तो होगा नहीं क्योंकि कंठ से हम नहीं बोल पा रहे हैं। बोल के देख लीजिए, तालु भी नहीं होगा और यहाँ पे मुर्दा भी नहीं होगा। इसमें जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा सी, यानी कि दंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 5 की व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे क है, अगर इसके नीचे हलंत लगा देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान आधा हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसका मान आधा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो फ्रेंड्स, बहादुर से मार खा के भैंस जो भागी भागी किसके पास चली आई, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है बहन के पास, बी है माँ के पास और सी है नानी के पास और डी है चाची के पास। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माँ के पास भागी भागी जो है बहादुर से मार खाकर भैंस जो भागी भागी माँ के पास चली आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निबंध के लेखक हैं, यानी कि आपको बताना है कि निबंध जो है वो उसके लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखते हैं। इसमें है पहला गुणाकर मूल्य, बी में है अज्ञेय और सी में है पंत और डी में है प्रसाद। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, गुणाकर मूल्य ने निबंध के लेखक हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगादि कवि कौन है। इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है सूरदास, बी है केशव दास और सी है तुलसीदास और डी है अज्ञेय। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, अज्ञेय जी है इसके लेखक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हिरोशिमा किस देश में है। ये है जापान देश में है, जापान में है हिरोशिमा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कि दूर से ही ललकारता कौन। मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो आप लोग को ये पता होगा, अगर आप हिंदी के जो बुक है आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह किस चैप्टर से लिया गया है, इस किस चैप्टर की पंक्ति है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है एक वृक्ष की हत्या और बी में है स्वदेशी और सी में है भारत माता और डी में है हमारी नींद। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पता होगा कि यह जो पंक्ति लिया गया है एक वृक्ष की हत्या चैप्टर लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, आप लोग क्या करिए कि ऑप्शन जो सही हो रहा है आप कमेंट में बताते जाइए कि इसका ये ऑप्शन सही हुआ, इससे आप लोगों को भी याद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि हलकारे का अर्थ क्या होता है। हलकारे का अर्थ क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कलाकार,
बी में है संदेशवाहक और सी में है हल जोतने वाला, डी में है गायक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हल जोतने वाला। हलकारे का सही ऑप्शन क्या होगा? हल जोतने वाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संधि का भेद नहीं है। इसमें से आप लोगों को बताना है कि संधि का जो भेद है इसमें से कौन नहीं है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों जो है संधि होते हैं, मतलब ये तीन संधि के प्रकार है, लेकिन ये चौथा है संधि का प्रकार नहीं है, यानी कि संज्ञा संधि, ये ऑप्शन नहीं है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा संधि। इसका संधि का भेद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ई वर्ण है। ई कौन सा वर्ण है आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि बड़ा ई छोटा ई, तो इसमें बड़ा ई का मतलब क्या है? दीर्घ स्वर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए उत प्लस चारण। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। उत यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि उत आधा तो दिया है, मतलब तो में हलंत प्लस चारण, उच्चारण, यानी कि उच्चारण, इसका जो संधि विच्छेद सही होगा ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 15 नंबर, सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है। सात्विक का विपरीतार्थक में यानी कि इसका उल्टा बताना है फ्रेंड। तो ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए में है सत्यवादी। नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। सत्कर्म और साहित्य, ये तीनों नहीं होगा फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर होगा वह तामसिक होगा। तामसिक। सात्विक का जो विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द होगा वो होगा तामसिक। 16 प्रश्न नंबर कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप कविता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बंगाल में लौटने के लिए बोलते हैं जो कवि हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था? ये जो कहे थे फ्रेंड्स, ये भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा बात कहा था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। मैं जल्दी जल्दी आंसर करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थे? ये आप लोगों को बताना है कि पांचों ये किसकी बहनें थी। तो फ्रेंड्स आपने जो पढ़ा होगा अगर कविता तो आपको पता होगा कि ये पांचों जो थी ये खोखा की बहनें थी। ये खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लेटो और कांट थे महान, मतलब प्लेटो और कांट कौन थे जो महान थे। तो चलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दार्शनिक थे, दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं हैं ये, मतलब ये भाषाएं किस, मतलब कहाँ बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत की ये जो है भाषाएं हैं, ये दक्षिण भारत में ज़्यादातर बोली जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि थोड़ा जूम आउट कर लें। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है कथाकार, गीतकार, शास्त्रीय गायक, चित्रकार। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, शास्त्रीय गायक थे जो कुमार गंधर्व थे, वो शास्त्रीय गायक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। जो रोन नदी के किनारे जो शहर बसा है उस शहर का क्या नाम है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है। तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आबिनो जो है रोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर का रहा है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, उर्वशी। उर्वशी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उर्वशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित किया जाता था। आप लोगों को बताना है कि प्रत्येक वर्ष जो अभिनव में कैसा समारोह आयोजित किया जाता था। अगर आप किताब पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे रंग समारोह, रंग समारोह। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रंग समारोह का आयोजित किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर थे। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के सामने बहती रहे। तो ये महात्मा गांधी चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करें। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, गुरु नानक का जन्म लाहौर में किस ग्राम में हुआ था, मतलब किस गांव में हुआ था गुरु नानक का जो जन्म था
वह लाहौर के किस गांव में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा तलबंडी, तलबंडी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तलबंडी में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स 28 नंबर कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, यानी कि दीदी के जो प्रेमी थे उसका क्या नाम था? फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो नरेन नाम था, नरेन नाम था। आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? आप लोगों को बताना है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा के कवि है। इससे नाम से ही पता चलता है फ्रेंड्स, इंग्लिश नेम है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये अंग्रेजी के भाषा के कवि हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है रसूलन बाई थी, रसूलन बाई कौन थी? आप लोग को बताना है कवयित्री थी कि कथावाचिका थी कि गायिका थी कि नर्तकी थी? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी कि गायिका थी, गायिका थी रसूलन बाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? आप लोगों को पता होगा कि मछली के लिए जो मसाला पीस रही थी वो दीदी पीस रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि बिस्मिल्लाह खां का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है नसरुद्दीन, अमीरुद्दीन, शमसुद्दीन, अभीरुद्दीन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सुजान रज़ खान किन की रचना है? आप लोग को बताना है सुजान रज़ खान किन की रचना है। फ्रेंड्स आप लोग को इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 34 नंबर, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो आप लोग को बताना है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो ये होगा मुहर्रम के साथ जुड़ा है, मुहर्रम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर कह रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो ये जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो पर चिन्ह है ये अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैदान में सभा हो रही है, सभा कौन सी संज्ञा है? यानी कि सभा, सभा कौन सी संज्ञा है? फ्रेंड्स आप लोग को एकदम ये गलती नहीं होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स समूहवाचक, यानी कि यहाँ पे समूह का बोध हो रहा है, इसलिए ये समूहवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई खास वो नहीं है। अगला प्रश्न 38 नंबर, 38 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कि चंचला किस शब्द का प्रवाची शब्द है? चंचला किस शब्द का प्रवाची शब्द है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि होश शब्द का प्रयोग सदा होता है, मतलब होश शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? एक वचन के लिए होता है कि बहुवचन के लिए होता है कि द्विवचन के लिए होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि जो होश शब्द का प्रयोग होता है वो एक वचन के लिए ही होता है, क्योंकि किसी को कहा जाता है होश में रहो, मतलब एक आदमी को ही कहा जाएगा ना पहले कि एक वचन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 40 नंबर, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे फ्रेंड्स अवयव कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अवयव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मो अंशुवनी ही ले वर्षो कौन कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये घनानंद, घनानंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि यह मंगमा ने कहा था कि यह छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति कौन था? रामेश्वर था कि रंगप्पा था कि राम रतन था कि लक्ष्मण था? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लक्ष्मी का जो पति था वह लक्ष्मण था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? जो ईश्वर पेटलीकर हैं वह गुजराती भाषा के कथाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45, एस रंगराजन वास्तविक नाम क्या है? जो एस रंगराजन का है वास्तविक नाम फ्रेंड्स क्या है? तो ये फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद का जो है एस रंगराजन वास्तविक नाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, घनानंद, घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 47 नंबर, रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की जो रचना है वह किस भाषा में? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि रामायण की जो रचना है संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
48 नंबर, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। तो जो अमरकांत ने जो कहानी लिखा है उस कहानी का क्या नाम है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहादुर। बहादुर कहानी का नाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स है 49 नंबर कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में या फिर डकैती में, कि चरवाही में या चोरी में? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि युद्ध में उसका बाप मारा गया था बहादुर का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देखते हैं। लड़की ने या फिर पत्नी ने या नौकर ने या लड़की ने, सॉरी यहाँ पर लड़के ने। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि लड़की ने पूछा था द्विवेदी जी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ऐसे रोज मैं ऑब्जेक्टिव लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।